हेलो बच्चों, आज हम आरबीसी बोर्ड की 12वीं क्लास के फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की यूनिट का अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जितनी भी घटनाएं घटती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो आवेश के बारे में जो अध्ययन करते हैं, आवेश कैसे उत्पन्न होता है, आवेश की जो घटनाएं होती है वो किस तरीके से होती है और आवेश को किस तरीके से उत्पन्न किया जाता है, इन प्रकार की सारी कंडीशन के बारे में पता करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास में 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट यूनिट लेसन फर्स्ट आपके पास में विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास में होता है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत की, यानी विद्युत के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले विद्युत की के बारे में पता होना चाहिए कि यह विद्युत की एक भौतिक विज्ञान की शाखा है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। विद्युत्की के अंदर क्या होता है कि हम स्थिर आवेशों के बारे में और गतिशील आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो विद्युत्की की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के बारे में, आवेशों के बारे में यानी विराम अवस्था में, विराम अवस्था, और दूसरा गतिशील अवस्था में, यानी कि स्थिर आवेशों के बारे में और कोई भी आवेश है वो गतिशील अवस्था में हो, तो यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर स्थिर आवेशों के बारे में और गतिशील आवेशों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, गतिशील आवेशों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत्की कहते हैं। अध्ययन किया जाता है उसे विद्युत्की कहते हैं, विद्युत्की कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यह विद्युत्की होता है। इस विद्युत्की को दो पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया है, एक तो स्थिर आवेशों के बारे में और दूसरा गतिशील आवेशों के बारे में। स्थिर आवेश होता है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, और जो गतिशील आवेश है आपके पास में वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करता है। तो इन दो चीजों के बारे में आज हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो आपके पास में जो विद्युत्की है उसको दो पार्टों के डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है इसका स्थिर अवस्था में और दूसरा गतिशील अवस्था में। ये दो पार्टों के अंदर बांटा गया। अब स्थिर अवस्था के अंदर होगा कोई भी आवेश एक जगह स्थिर होगा, विराम अवस्था में होगा, यानी उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। और जिस आवेश की, जिस करंट की आपके पास में वेलोसिटी 0 होगी वो सिर्फ आपके पास में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, यानी ई वेक्टर उत्पन्न करता है, ठीक है। और जो गतिशील अवस्था में हो, गतिशील अवस्था में यानी कि कोई भी आवेश करंट होता है वो v वेलोसिटी के अनुसार क्या करता है? गति कर रहा है। तो ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर के द्वारा
और मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहां पे वेक्टर इसलिए लगाया गया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही वेक्टर राशियां होती है, यानी सदिश राशियां होती है। तो सबसे पहले स्थिर आवेश यानी स्थिर आवेश के बारे में पढ़ेंगे। तो स्थिर आवेश की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? स्थिर आवेश की डेफिनेशन हो जाएगी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर विद्युत्की कहते हैं। और दूसरा गतिशील आवेश किसे कहते हैं? जिसके अंदर भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिशील आवेशों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, यानी गतिशील आवेशों, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे हम गतिशील अवस्था कहते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग स्थिर अवस्था के अंदर पढ़ेंगे। जो आपके पास में आरबीसी बोर्ड है, आरबीसी बोर्ड की पहली, दूसरी, तीसरी जो यूनिट है वो सिर्फ स्थिर आवेशों के बारे में बताती है कि आवेश है कोई स्थिर अवस्था के अंदर रखा हुआ है और स्थिर अवस्था में आवेश को जब रख दिया जाता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और इस विद्युत क्षेत्र के कारण ही हम क्या करते हैं, हम लोग गाउस के अनुप्रयोगों का अध्ययन करते हैं और विद्युत विभव का अध्ययन करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करते हैं। ये सारी चीज आपके पास में क्या होती है, स्थिर आवेशों के अंदर पढ़ी जाती है। तो हम लोग इसके अंदर स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। स्थिर आवेशों के अंदर क्या आता है कि जो ये स्थिर आवेश होते हैं, आवेश कैसा ही हो, स्थिर आवेश हो या गतिशील आवेश हो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ये आवेश क्या चीज है, आवेश कैसे उत्पन्न होता है, आवेश की घटना क्या है और आवेश को हम किस तरीके से किसी वस्तु के ऊपर डिपॉजिट करते हैं, आवेश को कैसे उत्पन्न करते हैं, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम आवेश के बारे में देखेंगे कि यह आवेश है क्या। तो आवेश, सबसे पहले आवेश ये क्या होता है कि कोई भी पदार्थ, यानी कि आपके पास में कोई पदार्थ होता है, उस पदार्थों के ऊपर द्रव्य जो पदार्थ होते हैं उन द्रव्य पदार्थों के ऊपर क्या होता है, आवेश उपस्थित होता है। अब यह आवेश उत्पन्न कैसे होता है, इस आवेश की आपके पास में उत्पन्न की 3 पार्टों में बांटा गया। एक तो आपके पास में घर्षण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना, यानी घर्षण द्वारा आवेशन, आवेशन करना किसी वस्तु को। दूसरा आपके पास में है चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा किसी वस्तु को क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है। और तीसरा है आपके पास में प्रेरण द्वारा आवेशन उत्पन्न करना। ये 3 पार्ट, इन तीनों के द्वारा क्या किया जाता है, आवेश को उत्पन्न किया जाता है। अब आवेश को हम लोग सिमिलरली छोटी क्लासों के अंदर भी पढ़ गए हैं कि आवेश होता है वो 2 प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है आपके पास में पॉजिटिव आवेश यानी धनावेश, और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव आवेश, यानी इसे बोलते हैं धनावेश और दूसरा क्या होता है, ऋणावेश होता है। ये 2 चीजें होती हैं। अब ये आवेश आपके पास में स्थिर अवस्था के अंदर तो ये क्या करता है, सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, धारा उत्पन्न नहीं करता। क्योंकि धारा की एक डेफिनेशन होती है कि एकांक समय में कोई भी आवेश होता है वो गतिशील होता है। जब आवेश गतिशील होगा तो गतिशील होने के कारण ही क्या उत्पन्न होगी, धारा उत्पन्न होगी। तो इसके लिए आपके पास में
सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि ये घर्षण द्वारा आवेशन किस तरीके से होता है। जिस तरीके से हमने क्या ली, इसके द्वारा फर्स्ट पॉइंट के अंदर पढ़ते हैं हम लोग घर्षण द्वारा आवेशन। इसके अंदर हुआ क्या कि आपके पास में कोई कांच की छड़ है। फर्स्ट पॉइंट के अनुसार सबसे पहले हमने क्या ली, एक कांच की छड़ को लिया। ये कांच की छड़ है, इस कांच की छड़ को मैंने क्या किया, रेशम के कपड़े के साथ में रगड़ा। रेशम के कपड़े के साथ में क्या किया, रगड़ा, यानी इसको घर्षित करवाया। तो घर्षण करवाने के दौरान होता क्या, और दूसरा यहां पे मैंने क्या लिया, एक रेशम का कपड़ा लिया। दोनों को एक दूसरे के घर्षित करवाने के दौरान हुआ क्या कि इसके जो आवेश है, इसके अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि इससे निकलकर किस पे चले जाते हैं, इस रेशम के कपड़े पे चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर क्या हो गए, इसके ऊपर चले गए। तो हमने ये चीज पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन जहां से जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की जिसके ऊपर क्या होगी, कमी होगी। तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर इसके ऊपर जा रहे हैं, तो यहां पे क्या बन जाएंगे, होल बन जाएंगे। यहां पे क्या बन गए, सारी जगह होल बन गए, ठीक है। और जब ये होल बनते हैं तो ये होल पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्जेस आ जाता है। यहां पे भी होल, ये क्या आ गया, पॉजिटिव चार्जेस, और ये भी क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो यानी कि इस कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है किसके ऊपर, रेशम के कपड़े के ऊपर। तो यहां पे होल बन गए, यानी इस कांच की छड़ के ऊपर क्या आ गया, धनावेश आ गया। और इसने क्या किए, रेशम के कपड़े ने, ये कांच की छड़ थी यहां पे, और ये रेशम का कपड़ा है, ठीक है। अब ये रेशम के कपड़े के ऊपर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। यहां पे क्या हुई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। अब ये इलेक्ट्रॉन की यहां पे क्या हुई, अधिकता। अधिकता होने के दौरान यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्जेस आ जाएगा। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्जेस। ये सारे क्या होंगे, नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे इसके ऊपर। इस तरीके से क्या होता है कि आपके पास में घर्षण द्वारा क्या होता है, आवेशन होता है। जिस तरीके से हम हथेलियों को इस तरीके से आपस में रगड़ते हैं, तो रगड़ने के दौरान दोनों हथेलियों के बीच में क्या होती है, हीट उत्पन्न होती है। मतलब क्या होता है, आवेश ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यानी कि दोनों हथेलियों के बीच में क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से आपके पास में कोई एबोनाइट, एबोनाइट की एक छड़ है। इसके अंदर ही बताता हूं मैं एग्जाम्पल के रूप में, एक एबोनाइट, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल से जब एबोनाइट की छड़ को रगड़ा जाता है तो क्या होता है कि ये जो आपके पास में एक बिल्ली की खाल ली मैंने, जब इसको एबोनाइट की छड़ के साथ में रगड़ा गया, यहां पे एक एबोनाइट की छड़ ली, ये एबोनाइट, इसको रगड़ा। तो रगड़ने के दौरान हुआ क्या कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है, यहां से इलेक्ट्रॉन किस पे चले गए, एबोनाइट की छड़ के ऊपर चले गए। यहां पे क्या बन गया, होल बन गया। इसी तरीके से इसके इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पे चले गए, तो यहां पे क्या बन गया, होल बन गया। और हमें पता है कि जहां पे होल बनेंगे वहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्जेस। तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्जेस, और यहां पे भी क्या आ गया, पॉजिटिव चार्जेस। अब एबोनाइट की छड़ के ऊपर क्या जा रहे हैं, ऋण आवेश। यानी कि यहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्जेस आ जाएगा। एबोनाइट की छड़ के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्जेस आ जाएगा। अब ये क्या हो गया कि एबोनाइट की छड़ के ऊपर ऋण आवेश और कांच की छड़ के ऊपर क्या है, धन आवेश। अब आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और आकर्षित किस तरीके से करता है, तो एग्जाम्पल के रूप में इसी कांच की छड़ को, यानी एक कांच की छड़ है, इसको रेशम के कपड़े से रगड़ा, और एक अन्य कांच की छड़ है, उसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ा। तो हमें पता है कि कांच की छड़ के ऊपर क्या आ रहा है, धनावेश आ रहा है, और दूसरी कोई कांच की छड़ है, उसको भी हमने क्या किया, रेशम के कपड़े के साथ में रगड़ा।
तो उसके ऊपर भी क्या आया, धनावेश आया। तो धनावेश आने के दौरान दोनों ही कांच की छड़ों के ऊपर एक ही प्रकृति का आवेश आता है। दोनों ही कांच की छड़ के ऊपर क्या होता है, समान आवेश आता है। और समान जब आवेश आएगा इनके ऊपर तो इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। यानी ये आपके पास में कोई कांच की छड़ थी, इस कांच की छड़ के ऊपर यहां पे क्या गया, पॉजिटिव चार्जेस आ गया। ये कांच की छड़ है और इसके पास में ही मैंने क्या कर दी, दूसरी कांच की छड़ को लटका दिया। ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये भी कांच की छड़ है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ये दोनों छड़ें हैं, एक दूसरे के पास में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, कि दोनों के ऊपर एक ही प्रकृति का आवेश है, यानी धनावेश। और धनावेश के बीच में क्या होता है, यानी समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं उन आवेशों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इसी प्रकार से यहां से मैंने एबोनाइट की छड़ हटा ली दूसरे एग्जांपल के रूप में। यहां पे मैंने क्या ली, एक एबोनाइट की छड़ ली, एबोनाइट की छड़। इसके ऊपर क्या है, ऋणावेश। और दूसरी भी मैंने क्या ली, एक अन्य एबोनाइट की छड़ ली, इसको लिया, इसके ऊपर भी क्या है, ऋणावेश है। अब दोनों ही एबोनाइट की छड़ है और दोनों के ऊपर समान प्रकृति का आवेश है, यानी ऋणावेश है। तो समान प्रकृति के आवेशों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो इनके बीच में भी क्या होता है, यहां पे प्रतिकर्षण होता है। ये चीज है, ठीक है। ये चीज भी कंडीशन है कि यहां पे दोनों छड़ है, कांच की छड़ थी, इनके ऊपर भी क्या था, समान आवेश था, दोनों के बीच में क्या हो गया, प्रतिकर्षण। और इनके ऊपर भी क्या हो गया, प्रतिकर्षण। अब मैंने क्या किया, एक कांच की छड़ को यहां से उठा के इस एबोनाइट की छड़ के पास में ले आया। यानी एक तरफ ली मैंने कांच की छड़ को और दूसरी तरफ ली मैंने एबोनाइट की छड़ को। ये मैंने ली कांच की छड़, यहां पर कांच की छड़ ली और दूसरी साइड में क्या ली मैंने, एबोनाइट की छड़ ली। यहां भी ली मैंने एबोनाइट की छड़, ये एबोनाइट की छड़ को लिया, एबोनाइट। ठीक है। अब दोनों क्या है, विपरीत प्रकृति के आवेश, एक छड़ के ऊपर धनावेश और दूसरी छड़ के ऊपर क्या है, ऋण आवेश है। तो जब दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश है तो दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। ये क्या करेगी, एक दूसरे को अपनी ओर क्या करेगी, आकर्षित करेगी। इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो ये आवेश, तो ये था आपके पास में घर्षण द्वारा आवेश। यानी कि जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के आपस में रगड़ने पर उनके ऊपर क्या होता है, आवेशों का स्थानांतरण हो जाता है। तो आवेशों का स्थानांतरण होने के दौरान जब समान प्रकृति के आवेश किसी वस्तु के ऊपर उपस्थित होते हैं और उन वस्तुओं को पास में लेके आते हैं तो इनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और विपरीत प्रकृति के आवेशों की छड़ है या कोई वस्तु है उनको पास में लेके आते हैं, उनके बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। यह था आपके पास में घर्षण द्वारा आवेशन। इसी के साथ में आवेशन की एक अन्य विधि है, वो है चालन द्वारा आवेशन। सेकंड जो आपके पास में एक मेथड है आवेश उत्पन्न करने का, वो है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन के अंदर क्या होता है कि आपके पास में एक आवेशित वस्तु, जैसे सेकंड पॉइंट क्या आपके पास में, चालन द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना, चालन द्वारा आवेश। ये इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी एक आवेशित वस्तु, ये कोई मैंने एक गोला लिया, आवेशित गोला लिया, इस गोले को एक कुचालक स्टैंड के ऊपर रख दिया, कुचालक स्टैंड यहां पे क्या कर दिया, मैंने रख दिया। ये एक आवेशित गोला है,
इसके ऊपर आवेश इस तरीके से वितरित है, आवेशित। और इसके पास में कोई मैं निरावेशित गोला लेके आता हूं, इसके पास में कोई भी निरावेशित गोला मैंने क्या किया, रखा। ये कोई निरावेशित गोला है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का चार्जेज नहीं है, ये आपके पास में निरावेशित या अनावेशित है, इसके ऊपर कोई भी चार्जेज नहीं है गोला। अब इसको आवेशित करवाते हैं, तो इसको आवेशित करवाने के दौरान क्या होगा कि इन दोनों को आपस में स्पर्श करवाया जाएगा। तो स्पर्श करवाने के दौरान आपके पास में क्या हो जाएगा कि इसके जो आवेश है, समान प्रकृति के आवेश, कि इसके जो आवेश है वो इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा। यानी कि आवेशित गोले के ऊपर जो आवेश है वो क्या हो जाएंगे, निरावेशित गोले के संपर्क में लाने के दौरान क्या होंगे, स्थानांतरित होंगे, समान प्रकृति के। और कब तक स्थानांतरित होंगे, जब तक कि दोनों गोलों के ऊपर क्या हो जाए, समान आवेश न आ जाए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको बताऊं मैं कि एक मैंने निरावेशित गोले के पास में कोई छड़ को रख दिया, जैसे ये कोई निरावेशित गोला है, इसको क्या किया, यहां से इसको कुचालक स्टैंड पर रख दिया, ये क्या आपके पास में निरावेशित है, ये निरावेशित है, ठीक है। इसके ऊपर किसी प्रकार का आवेश नहीं है। मैंने क्या किया, एक चालक छड़ है वो इसके संपर्क में ले आया, यानी इस चालक छड़ के ऊपर क्या है, धनावेश इस तरीके से वितरित है, ठीक है। जब इसके संपर्क में लेके आता हूं तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस आवेश का ट्रांसफॉर्मेशन इसके ओर क्या होगा, स्थानांतरित होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा इसका। और कब तक, जब तक कि इसके ऊपर आवेश है वो इस छड़ के आवेश के बराबर नहीं होता। यानी ये अपना क्या करेगा, आवेश इसको देगा और ये आवेश इस आवेश से क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो इसको जैसे ही हमने क्या किया, आवेशित किया, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, ये चालक छड़ है, इसको हमने इस तरीके से आवेशित करना शुरू किया, तो यहां पे भी क्या हो गया, इसके ऊपर आवेश आना शुरू हो गया। तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इसके ऊपर क्या आ गया, आवेश आ गया, ठीक है। इसके ऊपर जैसे ही आवेश आएगा, अब क्या करेंगे, आगे वाली कंडीशन में इसके ऊपर आवेश का स्थानांतरण होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और ये आवेश कब तक आएगा, जब तक कि दोनों छड़ के ऊपर आवेश क्या समान वितरित नहीं होगा। और आगे वाली कंडीशन के अंदर इस छड़ को यहां से हटा लेते हैं, इस छड़ को यहां से हटाया तो आपके पास में ये जो निरावेशित गोला था, इसके ऊपर क्या हो गया, आवेश है वो वितरित हो गया, ठीक है। और ये आपके पास में एक चालक बन गया, ठीक है। निरावेशित गोला था और ये क्या हो गया, एक आवेशित चालक गोला हो गया। इस तरीके से आपके पास में क्या होता है, चालन द्वारा आवेशन, मतलब चलकर किसी दूसरी वस्तु के ऊपर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेट होता है, स्थित होता है, स्थिर होता है, और वो क्या करता है, एक चालक की भांति कार्य करता है। तो दूसरी कंडीशन है आपके पास में चालन द्वारा आवेशन। और तीसरा एग्जांपल आपके पास में है प्रेरण द्वारा, किसी को प्रेरित करके उसको आवेशित करना, क्या होता है, प्रेरण द्वारा आवेशन होता है। तीसरी कंडीशन प्रेरण द्वारा आवेशन, आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन के अंदर क्या होगा कि आपके पास में एक चालक गोला जिसके ऊपर क्या है, धनावेश, ठीक है, ये एक चालक गोला है।
इसके ऊपर धनावेश रखा हो, और इसके पास में कोई रखते हैं एक अनावेशित गोला जिसके ऊपर कोई भी प्रकार का आवेश नहीं है, इसके ऊपर भी कोई प्रकार का आवेश नहीं। ठीक है, ये आपके पास में आवेशित है, आवेशित चालक गोला, और ये क्या है, निरावेशित चालक गोला, निरावेशित गोला। ये अब इसको इस तरीके से इसके पास में लेके आते हैं, तो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है आपके पास में कि जैसे ही इसके पास में लेके आए आवेशित गोले के, तो ये जो आपके पास में गोला है, इस गोले के अंदर वाले सिरे पे यानी इसके पास वाले सिरे पे क्या हो जाएगा, विपरीत प्रकृति का आवेश। ठीक है, यानी ऋणावेश हो जाएगा, और दूसरे गोले पे क्या हो जाएगा, समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको आकर्षित कर रहा है, तो इसके पास वाले गोले पे क्या हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा, और दूर वाले गोले पे क्या हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा। तीसरी कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे कि पृथ्वी के अंदर, यानी कि पृथ्वी के अंदर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो ये क्या करेगा, जो धनावेश है इसका, उसको हम क्या कर देंगे, बाहर वाले सिरे को या दूर वाले सिरे को हम क्या कर देंगे, भू संपर्कित कर देंगे। तो भू संपर्कित करने के दौरान पृथ्वी के जो इलेक्ट्रॉन है वो इन प्रोटोनों के साथ में, इन धनावेशों के साथ में आपस में मिलकर इसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, यानी इसको उदासीन कर देंगे। तो यहां से ये जो आपके पास में एक तो आवेशित गोल है, इसके ऊपर तो क्या रहेगा, इस तरीके से धनावेश रहेगा, यहां पे क्या रहेगा, धनावेश रहेगा। ठीक है, और जो दूसरा गोल है इसके पास में, उसके यहां पे क्या रहेगा, ऋणावेश। ठीक है, और ये जो धनावेश था उस धनावेश को क्या कर दिया हमने, पृथ्वी के साथ भू संपर्कित कर दिया इस तरीके से। ये कंडीशन हो। अब ये पॉजिटिव चार्ज है वो किसमें चला गया, पृथ्वी में चला गया। अब इसके ऊपर बचा क्या, इसके ऊपर बचा इलेक्ट्रॉन, सिर्फ ऋणावेश बचा। जो निरावेशित गोला था उसके ऊपर क्या बचा, सिर्फ ऋणावेश बचा। तो हमने क्या किया, इसको भू संपर्कित करने के पास में आपके पास में ये कंडीशन बचेगी, एक तो ये चार्जेज है, इसके ऊपर आपके पास में पॉजिटिव चार्जेज है इस तरीके से, और दूसरा जो गोला है आपके पास में उसके ऊपर क्या है, सिर्फ यहां पे ऋणावेश रह गया, धनावेश तो पृथ्वी में चला गया। अब हुआ क्या कि ये जो धनावेशित गोला था, आवेशित गोला था, इसको हटा लेते हैं। तो ऐसे हटाएंगे तो इसके ऊपर सिर्फ क्या बचेगा, ऋणावेश, और ये जो निरावेशित गोला था वो इस तरीके से क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। यानी यहाँ पे इस गोले को तो दूर कर लिया, तो सिर्फ इस गोले पे क्या बन जाएगा, ऋणावेश बन जाएगा इस तरीके से ऋणावेश। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे चालन हो गया, यानी आवेश उत्पन्न हो गया। तो ये था प्रेरण द्वारा आवेशन। तो यही कंडीशन है प्रेरण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा और घर्षण द्वारा, कि किसी पदार्थ पर, किसी द्रव्य पदार्थ के ऊपर आवेश को किस तरीके से उत्पन्न किया जाता है। तो यहां पे इस निरावेशित गोले के ऊपर क्या कर दिया हमने, आवेश को उत्पन्न कर दिया। लेकिन कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि जो आपके पास में चालन द्वारा किसी भी निरावेशित वस्तु को आवेशित करते हैं, तो जो आवेशित वस्तु के ऊपर चार्जेज होता है वो ही क्या आता है, निरावेशित वस्तु पे आता है। लेकिन जब प्रेरण द्वारा आवेशन क्या आता है, तो प्रेरण द्वारा आवेशन के दौरान कि आवेशित वस्तु के ऊपर जो चार्जेज होता है वो धनावेश हो या ऋणावेश हो,
लेकिन निरावेशित वस्तु को जब आवेशित करते हैं तो उसके ऊपर विपरीत प्रकृति का आवेश क्या होता है, उत्पन्न होता है। यानी प्रेरण द्वारा आवेशित होती है वस्तु, लेकिन विपरीत प्रकृति से। तो इस तरीके से क्या किया गया, आवेश को उत्पन्न किया गया। ठीक है, तो ये चीज होती है कि आवेश होता है, आवेश कहते किसे हैं, आवेश होता है कि द्रव्य पदार्थ का वह गुण जो किसी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित होने का गुण रखता है। यानी कि द्रव्य पदार्थ की वो स्थिति होती है, वो क्या करता है, किसी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का या उसको आवेशित करने का गुण रखती है। समझ में आ गया? जिसके कारण उसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए या विद्युत चुंबकीय विकिरण धारा उत्पन्न हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आवेश। आवेश यानी द्रव्य पदार्थ का वह गुण जो किसी वस्तु में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण की स्थिति का अनुभव करवाता है, उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। समझ में आ गया? या फिर द्रव्य पदार्थ का वह गुण जो विद्युत क्षेत्र का अनुभव या उसमें विद्युत क्षेत्र को महसूस करवाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे आवेश कहते हैं। ठीक है, आवेश को Q द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, I = Q/T। विद्युत धारा किसे कहते हैं, एकांक समय में उत्पन्न आवेश को या प्रवाहित होने वाले आवेश को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो यहां से Q बराबर क्या आ जाएगा, I × T। यानी ये विद्युत धारा हो गई, आवेश बराबर ये I क्या है, विद्युत धारा, और इंटू में T क्या है, समय। यानी विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। विद्युत धारा और समय का जो गुणनफल होता है उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, Q बराबर एम्पियर × सेकंड, ये हो जाएगा। आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर × में क्या आ जाएगा, सेकंड। यह आवेश का मात्रक है। आवेश के बहुत सारे मात्रक होते हैं, जैसे सामान्य मात्रक तो ये हो गया एम्पियर × सेकंड, लेकिन आवेश का ऐसा ही मात्रक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, आवेश का SI मात्रक होता है, वो होता है कूलाम। कूलाम क्या होता है, आवेश का SI मात्रक होता है। इसे C द्वारा, कैपिटल C द्वारा क्या किया जाता है, प्रेजेंटेड किया जाता है, कूलाम C होता है। यह आवेश का SI मात्रक है। आवेश का
सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और उसी आधार पे ही आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? फ्रैंकलिन होता है। Fr द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फ्रैंकलिन यह आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, वो फैराडे ने दिया था, अपने नाम के आधार पे ही सबसे बड़ा मात्रक हो जाएगा फैराडे। फैराडे क्या होता है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, यानी F। यह फ्रैंकलिन हो गया, फैराडे आपके पास में F द्वारा प्रदर्शित। ठीक है, ये सब मात्रक आपके पास में आवेश की। इनकी वैल्यू क्या होती है? इनकी वैल्यू होती है आपके पास में यहां पे, जैसे 1 कूलाम बराबर फ्रैंकलिन में निकालना हो तो इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन। 1 कूलाम बराबर क्या होता है? 3 × 9 फ्रैंकलिन। ठीक है, ये क्या है? छोटा मात्रक है। 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन हो गया। और सबसे बड़ा मात्रक क्या है? फैराडे। तो आपके पास में क्या जाएगा? 1 फैराडे बराबर 96500 कूलाम, ये वैल्यू होती है। ये वैल्यू दोनों याद रखना आप लोग। एक फ्रैंकलिन सबसे छोटी मात्रक है, क्योंकि 1 कूलाम में फ्रैंकलिन आपके पास में, और 1 फैराडे के अंदर कूलाम है। तो 1 फैराडे बराबर क्या हो जाएगा? 96500, यानी कि 96500 कूलाम होता है। ये वैल्यू होती है इसकी आवेश की। अब आवेश की विमा निकालते हैं। तो यानी कि आवेश की विमा, कोई भी चीज हो आपके पास में, मूल मात्रक और आपके पास में मूल मात्रकों के अंदर इनकी क्या की जाती है? विमा निकाली जाती है। यानी MLT के अंदर हम इसकी क्या पढ़ते हैं? लिमिट्स पढ़ते हैं। तो लिमिट्स पढ़ते हैं, तो आपके पास में आवेश की विमा निकालेंगे तो M, L, T और A, क्योंकि A एम्पियर, M मास हो गया, L आपके पास में लेंथ हो गई, यानी लंबाई चौड़ाई दूरी है जो भी है, T आपके पास में टाइम हो गया, और A एम्पियर हो गया। अब इस फॉर्मूले के आधार पे यहाँ पे आपके पास में न तो इसके अंदर द्रव्यमान और न ही लेंथ है, इसके अंदर दो ही चीज है, एक तो एम्पियर और दूसरा क्या है? समय। तो ये क्या हो गया आपके पास में? m0 हो जाएगा, क्योंकि m0 की पावर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये L, ये भी 0 कर देंगे, इसकी पावर 1, तो L0 की पावर भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी आपके पास में। और T क्या हो जाएगा? 1, और A क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आपके पास में इसकी लिमिट्स विमा क्या हो जाएगी? m0, L0, T1 और A1। ये आपके पास में क्या आ जाएगी? आवेश की विमा आ जाएगी। तो ये आवेश होता है। अब आवेश स्थिर हो, गतिशील हो और एक त्वरित हो, तो ये किस तरीके से कार्य करता है? क्या क्या चीज उत्पन्न करता है? तो इसके लिए आपके पास में इनकी कंडीशन पढ़ेंगे। जिस तरीके से आपके पास आवेश, कोई भी पॉजिटिव आवेश ले लिया मैंने, ये इसकी वेलोसिटी कर दी मैंने 0, यानी ये स्थिर है, विराम अवस्था के अंदर है। जब इसका वेग क्या हो गया? 0 हो गया, विराम अवस्था के अंदर है। तो सिर्फ स्थिर अवस्था के अंदर, विराम अवस्था के अंदर जब आवेश होता है तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। सिर्फ क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, धारा उत्पन्न नहीं करता। एक जगह आवेश उत्पन्न होता है, रखा हुआ है, स्थिर है, तो वो सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, धारा उत्पन्न नहीं होती, उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, धारा नहीं होगी। दूसरा, आपके पास में कोई भी आवेश है वो v वेग से गति कर रहा है, यानी नियत वेग से गति कर रहा है, एक समान वेग से गति कर रहा है, यानी बार बार परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो वो क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया? आवेश है वो टाइम के अनुसार क्या हो रहा है? गति कर रहा है। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर रहे हैं, तो यानी कि इनके अंदर क्या उत्पन्न होगी? विद्युत धारा भी उत्पन्न होगी।
ये धारा को भी क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। ठीक है। और तीसरी कंडीशन होती है आपके पास में, आवेश है वो क्या कर रहा है, त्वरित गति कर रहा है। त्वरित गति मतलब त्वरण से गति कर रहा है। यानी त्वरण क्या होता है, कोई भी आवेश या कोई भी वस्तु होती है, उसका जो वेग होता है वो समय के अनुसार क्या हो, परिवर्तित होता है, बदलता रहता है। जैसे त्वरण को बोलते हैं इंग्लिश के अंदर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बना है, गाड़ियों के अंदर एक्सेलरेटर होता है। एक्सेलरेटर होता है वो क्या होता है, जैसे ही एक्सेलरेटर को दबाते हैं तो क्या होता है, गाड़ी की स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। उसी तरीके से कम करते हैं उसको तो गाड़ी की स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो यानी उसका जो वेग होता है वो समय के अनुसार क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो जब आपके पास में कोई भी आवेश और उसका वेग है वो त्वरित गति से कार्य कर रहा है, यानी समय के अनुसार परिवर्तित हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी उत्पन्न करेगा, EMW। ये क्या उत्पन्न करेगा, मैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। ये कब, जब कोई भी आवेश होता है वो त्वरित गति से कार्य करेगा। तो ये चीजें होती हैं इनके अंदर। हम सिर्फ इस यूनिट के अंदर, इस विराम अवस्था के अंदर कोई भी आवेश है उसको रखा हुआ है और उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उस विद्युत क्षेत्र के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीजें इनके अंदर पढ़ेंगे। अब ये हम लोग बहुत बार पढ़ गए हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता कैसे होती है, और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, अधिकता होगी, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का चार्जेज क्या होगा, यानी उस वस्तु के ऊपर चार्जेज क्या आएगा, धनावेश आएगा या ऋणावेश आएगा। इसके लिए क्या होगा कि पदार्थ होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और परमाणुओं के अंदर दो चीज होती है, एक तो इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा क्या होता है, नाभिक होता है। सेंटर पॉइंट में क्या होता है, नाभिक होता है उसके अंदर। तो नाभिक उसके सेंटर पॉइंट में होगा, तो नाभिक के अंदर क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और दूसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर क्या होता है, ऋणावेश चार्ज होता है। तो आपके पास में कोई भी परमाणु लिया मैंने, ये कोई परमाणु है और इस परमाणु के सेंटर में ये नाभिक है। ये आपके पास में परमाणु है और ये इसका क्या है, नाभिक। ये नाभिक है। यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस तरीके से नाभिक के चारों ओर स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है, और इसके अंदर होता है आपके पास में, इस नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्जेस नहीं होता है, उदासीन होता है। ये प्रोटॉन होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब घटना क्या हुई कि इसके ऊपर ऋणावेश और धनावेश आता कैसे, तो इसके लिए है कि धनावेश की कंडीशन, धनावेश के लिए जहां पे धनावेश कहां पे आएगा, जैसे मैंने अभी बताया था एक एग्जांपल के रूप में कि ये कोई एक छड़ ली मैंने और इस छड़ से आवेश है वो दूसरी वस्तु के ऊपर जाता है, इधर जा रहा है। ये आवेश यहां से दूसरी ओर जा रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। यहां से आवेश निकल गया, यहां से आवेश निकलेगा तो वहां पे क्या बनेगा, होल बनेगा, एक छेद बन जाएगा, होल बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की यहां पे क्या हो रही है, कमी हो रही है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं दूसरी वस्तु की ओर, तो ये इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, धनावेश के लिए क्या होता है कि जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, यानी पॉइंट क्या हो जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है
उस वस्तु पर धनावेश चार्ज जाता है। क्या हो जाएगा कि जिस वस्तु के ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, वहां पे क्या आ जाएगा, धनावेश चार्ज आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये चीज है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इलेक्ट्रॉन की कमी होने के दौरान इसके ऊपर क्या आ गया, यहां पे धनावेश आ गया। ठीक है, ये इस तरीके से क्लियर यहां तक। दूसरा, ऋणावेश के लिए आपके पास में ऋणावेश के लिए क्या हो जाएगा यहां पे, सेकंड, अब इसके अनुसार यहां पे एक अन्य वस्तु है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, यानी यहां पे कमी हुई तो यहां पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। जहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो उसके ऊपर क्या जाएगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, उस वस्तु पर ऋणावेश चार्ज जाता है। अब इन धनावेश और ऋणावेश के कारण हम क्या पढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे कि धनावेश और ऋणावेश है वो क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र को आरोपित करेगा। तो आज की वीडियो के अंदर आवेशों के बारे में हमने अध्ययन किया, आवेश के मात्रक, आवेश की विमाओं के बारे में जाना, आवेश किस तरीके से उत्पन्न होता है, किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर निरावेशित वस्तु के ऊपर आवेश को हम उत्पन्न कर सकते हैं, इनकी घटनाओं के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इससे होने वाली घटनाओं के बारे में, इनके बलों के बारे में और इनके गुण धर्मों के बारे में पढ़ेंगे।